हेलो स्टूडेंट, इजी वे टू लर्निंग जर्न एंड अचीव में आपका स्वागत है। और आज मैं पढ़ाने आई हूँ आपको माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा जारी किया गया मॉडल टेस्ट पेपर, जिसमें गद्यांशों पर आधारित हमसे प्रश्नोत्तर पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट, ये जो कुछ गद्यांश है जो कि मैं आपको लेसन कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो इन सब के जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिए हैं। तो आज मैं इन गद्यांशों पर आधारित ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, जिससे आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा। और इनकी व्याख्या को समझने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को कैचअप करना पड़ेगा, ताकि आप इन सब की हिंदी यानी कि व्याख्या को समझ सकें। तो आइए स्टूडेंट, क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट बेनिफिट ले सके हमारी इस क्लास का। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं इस क्लास को। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। तादात्म्य का अर्थ होता है स्टूडेंट समर्पण की भावना, जो मनुष्य का पृथ्वी के प्रति होता है। जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जो जीवन है भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सतत वही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। सतत वही का मतलब होता है स्टूडेंट गतिशील, जिसमें कर्म और श्रम द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। आइए और आगे पढ़ लेते हैं स्टूडेंट। आगे तो आप कुछ नहीं है, तो ये जो गद्यांश, पहले तो मैं ये बता देती हूँ, ये गद्यांश आप पहचानेंगे कैसे, किस तरह से, ये कौन से लेसन से लिया गया है। तो इसमें जन और भूमि, जिस गद्यांश में, जैसे कि ये आपकी इंडिकेशन लाइन है, जन और भूमि, तो इस तरह से आप इस गद्यांश को समझ लेना कि जिसमें जन और भूमि आ रहा है, तो ये लेसन फर्स्ट है। रास का स्वरूप, जिसके जो रचयिता है वो है वासुदेव शरण अग्रवाल। तो आइए इस पर आधारित जो क्वेश्चन हमसे पूछे गए हैं स्टूडेंट, उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है रास का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा। स्टूडेंट, इसका आंसर यहाँ पर है, आपको मैं यहाँ पर लाइन को इंडिकेट कर दे रही हूँ, तो आप वहाँ से इसका आंसर कैचअप करके लिख सकते हैं। और इसे वैसे तो मैं ये चाहूँगी कि आप ओन वर्ड्स में लिखें, जैसे कि मैं अभी आपको समझाने जा रही हूँ, लेकिन जब आप इस गद्यांश से देंगे इन आंसर्स को, तो यहाँ से है, जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। तो इस लाइन का आंसर ये है, इस तरह से, जैसे कि आप जब ओन वर्ड्स में लिखेंगे स्टूडेंट, तो ऐसे लिखेंगे कि भूमि के साथ राष्ट्रीय जन का जो जीवन है तब तक अजर अमर है, जब तक सूरज की जो किरणें हैं धरती को रोज़ अपनी किरणों से अमृत से भर देगी। और ये जो कार्य है वो रोज़ चलता है। जब तक सूर्य की जो रश्मियाँ हैं वो धरती को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक भूमि के साथ जो राष्ट्रीय जन का जो जीवन है अमर रहेगा। राष्ट्रीय जन यानी कि मनुष्य का जो जीवन है, भूमि के साथ समर्पण की भावना हमेशा रहेगी। इस तरह से आप लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो इसमें रेखांकित अंश ये है, इसमें जन का प्रवाह अनंत होता है। स्टूडेंट, शुरू में ही लाइन खींची गई है, जन का प्रवाह अनंत होता है। तो इसका मतलब ये है कि जन कौन है, मनुष्य, और मनुष्य का जो प्रवाह होता है वो अनंत होता है, क्योंकि राष्ट्र के जो निवासी की जीवन है वो श्रृंखला निरंतर चलती रहती है, यानी कि उनकी पैदावार आज से दुगनी होती जाती है और निरंतर बढ़ती रहती है। और हजारों वर्षों से राष्ट्र के जो निवासी है वो भूमि के साथ समर्पण की भावना करते हुए उसके प्रति अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं। तो रेखांकित अंश की व्याख्या इस तरह से करेंगे कि जन का जो प्रवाह है, जो मनुष्य का प्रवाह है, वो अनंत है। लाखों वर्षों से मनुष्य और पृथ्वी के साथ समर्पण की भावना करते हुए कर्तव्यों का पालन कर रहा है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है। तो स्टूडेंट, इसका जो आंसर है इसी की तरह है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है,
कि राष्ट्रीय जन का जीवन जो है, जब तक सूरज की जो किरणें हैं वो धरती को अमृत से भरती रहेंगी, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन है अमर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जन का सतत वही प्रवाह जीवन किसके समान है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं। वैसे स्टूडेंट मैं आपको समझा भी दूंगी। जन का जो प्रवाह होता है, जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जो मनुष्य का प्रवाह होता है वो गतिशील होता है। किस तरह से? जिस तरह से नदी बहती रहती है गतिशील, अपनी कर्मों के साथ वो बहती रहती है गतिशील अवस्था में, उसी तरह से जो मनुष्य का प्रवाह होता है वो भी गतिशील रहता है, जिसमें मनुष्य कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के यानी कि विकास के अनेक घाटों का निर्माण करता है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्टूडेंट ये गद्यांश भी मैं आपको समझा चुकी हूँ और इसके मैं जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ कि एक तरह से ये रिवीजन ही है, जो कि अनसॉल्व गद्यांशों को मैं सॉल्व करवा रही हूँ स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। स्टूडेंट ये भी लेसन रास का स्वरूप से लिया गया है और इसके जो रचयिता है वो आपको मालूम ही है, वासुदेव शरण अग्रवाल। उससे कौन परिचित ना होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुएं पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। देह का मतलब होता है शरीर को सजाया है। हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। अभ्युदय का मतलब होता है विकास, जिसका उदय होना। तो यहाँ पर जो इस गद्यांश में पृथ्वी के गर्भ में जो अमूल्य रत्न बहुमूल्य धातुएं पड़ी हुई हैं, उन धातुओं के बारे में यहाँ पर वर्णन किया गया है और उसी कारण पृथ्वी को इन धातुओं की वजह से वसुंधरा कहा गया है। तो आइए स्टूडेंट इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो हम देख लेते हैं और इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, तो आप वहाँ से इसकी व्याख्या को समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम तो सेम है। पाठ का नाम है रास का स्वरूप और लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश जो था स्टूडेंट वो ये था कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिसके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। स्टूडेंट इसका जो व्याख्या आपको करनी है तो इसकी व्याख्या मैं आपको समझा दे रही हूँ। धरती माता की कोख यानी कि जो पृथ्वी के गर्भ में जो अमूल्य निधियाँ यानी कि बहुमूल्य रत्न पत्थर जितनी भी धातुएं हैं, उन धातुओं के कारण ही पृथ्वी जो है वसुंधरा कहलाती है, क्योंकि इन्हीं धातुओं से ही हमारा भरण पोषण होता है, हमारी जो जीविका है वो चलती है। तो इसी कारण से धरती को इस वसुंधरा कहा गया है। आई होप आपको इसकी व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है स्टूडेंट, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। पृथ्वी के गर्भ में जो अमूल्य निधियाँ यानी कि बहुमूल्य रत्न धातुएं, ये सब जो पृथ्वी के गर्भ के अंदर है, उस कारण ही धरती जो है वसुंधरा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है। तो आइए इसके आंसर को हम यहाँ से ढूंढ लेते हैं स्टूडेंट और इसकी मैं व्याख्या भी आपको समझा दूंगी। तो ये लिखा हुआ है, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। तो यहाँ पर पृथ्वी की देह को मिट्टियों ने सजाया और उन मिट्टियों ने कैसे सजाया है कि दिन रात जो नदी बहती रहती हैं वो पहाड़ों को काट देती हैं और पहाड़ों को काट कर जो अगणित प्रकार की यानी कि अनेक प्रकार की जो मिट्टियाँ बन जाती हैं, उस मिट्टी से पृथ्वी की देह सजती है। जो हमारी धरती माँ है, मिट्टी के कारण ही पृथ्वी कहलाती है। तो जो पहाड़ होते हैं, उन पहाड़ों को जब नदियाँ पीस देती हैं तो वो मिट्टी का रूप धारण कर लेते हैं और मिट्टी का रूप धारण करने के कारण ही वो पृथ्वी कहलाते हैं। तो पृथ्वी की देह को दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए। तो इसका भी स्टूडेंट आंसर ये रहा लास्ट में,
हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। स्टूडेंट, जांच पड़ताल का मतलब ये है कि जो पृथ्वी के गर्भ में अमूल्य धातुएं पड़ी हुई हैं उनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हम जो देश का आर्थिक विकास कर सके इसको प्राप्त करके। तो यहाँ से इसका आंसर है हमारी भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल होना अत्यंत आवश्यक है, यानी कि जो धातुएं हैं उन सब की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। तो आई होप स्टूडेंट आपको ये गद्यांश भी समझ में आ गया होगा स्टूडेंट। तो चलिए अब हम नेक्स्ट गद्यांश को देख लेते हैं स्टूडेंट। इसमें काफ़ी ऐसे गद्यांश हैं जो कि आपके लेसन नहीं आने वाले हैं, वो दे रखे हैं, तो मैं उतने ही इसमें से गद्यांश कैप्चर किए हैं जो कि आपके सिलेबस में हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट गद्यांश को देख लेते हैं। आइए स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 6 को समझ लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 जो है आपके सिलेबस में नहीं है, क्योंकि वो भाग्य एवं पुरुषार्थ लेसन से लिए गए हैं और ये भाग्य और पुरुषार्थ लेसन आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को देख रहे हैं और मैं इसकी हिंदी भी समझाऊंगी स्टूडेंट, क्योंकि ये जो गद्यांश है मैंने आपको नहीं समझाया है, तो आज मैं इसकी व्याख्या भी इसमें समझा दूंगी आपको। आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? स्टूडेंट, पहले तो ये मैं बता दे रही हूँ, जिसमें संस्कृति, सम्राट, समांत, वृक्ष का जो वर्णन किया गया हो, तो ये अशोक के फूल से लिया गया है चैप्टर। तो ये जो गद्यांश है वो अशोक के फूल से लिया गया है और इसकी जो रचयिता है वो है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए समझ लेते हैं। सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक और मादक रूप दिया था वह लुप्त हो गई। तो यहाँ पर जो है प्रस्तुत गद्यांश में जो लेखक का मानना है वो ये कह रहे हैं कि सभ्यता और संस्कृति निरंतर परिवर्तनशील होती है, यानी कि हमेशा उसमें बदलाव होता रहता है और समय के प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। यानी समय के साथ साथ आज जो संस्कृति चल रही है स्टूडेंट, हो सकता है समय के साथ वो संस्कृति फिर से बदल जाए। तो बदलाव और समय की वजह से हर संस्कृति में बदलाव आता रहता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि आज जिसे हम बहुमूल्य संस्कृति मान रहे हैं वह क्या ऐसी ही बनी रहेगी? सम्राटों सामंतों ने जिस आचार निष्ठा को इतना मोहक बनाया, जो पुराने समय में जो सम्राट थे और सामंती थे, जमींदार, उन्होंने आचार निष्ठा को इतना मोहक यानी कि इतना सुंदर बनाया, इतना मादक रूप जिसमें उत्तेजना प्रफुल्लित हो जाता था, मन प्रसन्न हो जाता था, वह लुप्त हो गई। समय के साथ साथ उसमें भी समाप्ति आ गई। फिर उसके बाद धर्माचार्यों ने जिस ज्ञान और वैराग्य को इतना महार्घ समझा था, कि धर्माचार्य जो पंडितों ने जिस ज्ञान को और वैराग्य को महान समझा था वह भी समय के साथ लुप्त हो गया। फिर उसके बाद है मध्य युग के मुसलमान रईसों के अनुकरण पे जो रस राशि उमड़ी थी वह भी वाष्प की भांति उड़ गई। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो मध्य युग में जो मुस्लिम शासक थे उनके अनुकरण पे जो रसिक संस्कृति समाज में उड़ी थी, कि उनके ज़माने में कितने जो है मीनारे संस्कृति के रूप में आई थी और वो संस्कृति भी भाप बनकर ना जाने कहाँ उड़ गई, अर्थात समाप्त हो गई स्टूडेंट। फिर इसके बाद है क्या वह मध्य युग के कंकाल पे लिखा हुआ व्यावसायिक युग का कमल ऐसा ही बने रहेगा? तो यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारी वर्तमान संस्कृति है जो मध्य युगीन रसकाल संस्कृति पर आधारित है और वह व्यवसायिक भी है, यानी कि व्यवसाय का भी कारण है, वह एक दिन इस व्यवसायिक संस्कृति का कमल भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कमल है वो भी मुरझाकर नष्ट हो जाएगा, किसका? व्यवसाय का, और समय के प्रहार से कोई नहीं बच पाएगा। एक दिन ऐसा भी आएगा कि महाकाल के प्रत्येक, आगे समझ लेते हैं, महाकाल के प्रत्येक पदाघात में धरती धसकेगी, कि एक ऐसा समय आएगा कि समय की विनाशशीलता इस तरह की होगी कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये धरती रसातल को चली जाएगी, कि ये धरती जो है धसकने लगेगी इन संस्कृतियों की बदलाव से। फिर उसके कुंड नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी, सब बदलेगा, सब विकृत होगा, सब नवीन बनेगा। तो यहाँ पर ये बोला गया है कुंड नृत्य वो होता है
जिसमें एक व्यक्ति जो अपनी ही धुन में रहता है, क्योंकि वो दूसरों से जलता है। कुंठ मतलब होता है अपने अंदर की कुड़न, जो कि हम दूसरों से जलते हैं। तो एक ऐसा भी समय होगा जैसे कोई कुंठाग्रस्त व्यक्ति जो होता है अपनी धुन में बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ करता रहता है और चला जाता है। उसे कुछ नहीं दिखाई देता कि वो सही और गलत पे ध्यान नहीं देता। ठीक वैसे ही यह समय भी करता चला जाएगा। उसकी मंडली की प्रत्येक जो परिवर्तन है वो रूप परिवर्तन होता चलाएगा। हर संस्कृति हर समय में बदलती जाएगी। सब बदलेगा यानी कि सब कुछ बदल जाएगा, सब विकृत होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और वो नष्ट होने के बाद फिर से एक नवीन युग का आरंभ होगा। तो इस तरह से यहाँ पर समय का भाव बताया गया है कि समय जो होता है वो सर्वशक्तिमान होता है और उसके प्रहार से कोई नहीं बच सकता है। तो समय का भाव ऐसा होता है कि समय के साथ साथ कोई भी संस्कृति, कोई भी राजा, कोई भी कुछ भी नहीं टिक सकता है। हर युग में एक नई संस्कृति आती है और समय के बदलाव के कारण ही, परिवर्तन के कारण ही ये संस्कृति में बदलाव आता है। तो आइए स्टूडेंट हम इस पर आधारित अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा इस गद्यांश की हर एक लाइन की हिंदी को आपने अच्छे से समझ लिया होगा स्टूडेंट। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन आपको आता ही है स्टूडेंट। पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं। इसमें रेखांकित अंश कौन से हैं? तो यहाँ पर ये है कि उसके कुंठ नृत्य की प्रत्येक चारिका कुछ ना कुछ लपेट कर ले जाएगी। तो यहाँ पर वो ये बोला गया है कि जो एक कुंठ वाला व्यक्ति होता है जो कि अपने अंदर बहुत सारी बुराइयों को लिए रहता है और अपनी धुन में कुछ ना कुछ लगा रहता है, ऐसे ही समय जो होता है परिवर्तन को देख रहा है और वो परिवर्तन के साथ कुछ ना कुछ ख़त्म करके जाएगा और कुछ ना कुछ नया लेकर आएगा। सब बदलेगा यानी कि सब कुछ बदल जाएगा, सब विकृत हो जाएगा, सबका विनाश हो जाएगा और उसके बाद सब नवीन बनेगा और समय के साथ साथ एक नवीन युग का आरंभ होगा। तो यहाँ पर समय जो है सर्वशक्तिमान है। अब आगे देख लेते हैं। सम्राटों और सामंतों की आचार निष्ठा कहाँ गई? सम्राटों और सामंतों की जो आचार निष्ठा है वो समय के परिवर्तन के साथ साथ लुप्त हो गई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म आचार्य का ज्ञान और वैराग्य क्यों लुप्त हो गया? वो इसलिए क्योंकि जब समय में परिवर्तन हुआ तो संस्कृति भी बदली, तो कुछ लोगों ने ज्ञान और वैराग्य पे ध्यान देना कर दिया और इनको जो महत्व देना कम कर दिया। इस कारण जो धर्माचार्य का ज्ञान था, वैराग्य था, वो लुप्त हो गया। तो समय के परिवर्तन के कारण इनका ज्ञान और वैराग्य लुप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महाकाल के पदाघात से धरती का क्या होगा? महाकाल के पदाघात से यहाँ है आंसर, धरती धसकेगी। एक दिन धरती का विनाश हो जाएगा समय के परिवर्तन के साथ साथ। तो आई होप स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिए और आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट गद्यांश को देख लेते हैं कि नेक्स्ट गद्यांश में हमसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट गद्यांश भी स्टूडेंट अशोक के फूल से लिया गया है। देखिए यहाँ पर लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। तो स्टूडेंट ये जो गद्यांश है मैं आपको समझा चुकी हूँ और इसका लिंक भी मैंने आपको प्रोवाइड करवा दिया है। तो आप वहाँ से इसकी हिंदी को यानी कि व्याख्या को समझ लेना। हम इसके क्वेश्चन जो है इस पर आधारित उन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो एक बार गद्यांश को पढ़ लेते हैं। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हरभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वे बहुत दूरदर्शी होते हैं। जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर अशोक के फूल की बारे में वर्णन किया गया है कि जो लेखक है वो ये सोच रहा है कि अशोक का फूल की जो संस्कृति थी वो आज समय के साथ परिवर्तन हो गया उसमें और बदलाव हुआ, लोग अशोक के फूल को भूल गए। इसी तरह से आज ऐसा समय आ गया है कि लोग जो है बहुत दूरदर्शी हो गए हैं और जो सामने आ जाता है कोई भी व्यक्ति तो उसको देखकर उसके जीवन की सारी व्याख्या को समझ लेते हैं कि हाँ ये ऐसा होगा, इस तरह का होगा, तो वो हिसाब लगा लेते हैं पूरा।
और असली कारण लेखक ये बोल रहा है कि इसी वजह से मेरा मन जो है उदास हो जाता है, और असली कारण तो मेरे जो स्वामी हैं वही जानते होंगे, और कुछ अनुमान तो मैं भी लगा सकता हूँ कि समय के साथ साथ परिवर्तन होता रहता है। तो आइए इस पर आधारित हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपको आता है स्टूडेंट, प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या देख लेते हैं स्टूडेंट। वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन की मोड़ तक का भी हिसाब लगा लेते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है स्टूडेंट कि दूरदर्शी का मतलब बहुत दूर की सोचने वाला या दूर की दृष्टि, गहन दृष्टि रखने वाला। वे बहुत आगे तक का विचार कर लेते हैं। जब कोई व्यक्ति उनके सामने आता है तो वो उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी हिसाब लगा लेते हैं। तो जो दूरदर्शी व्यक्ति होते हैं वो किसी व्यक्ति को देखकर उसके जीवन का पूरा हिसाब लगा लेते हैं और समझ जाते हैं कि वो किस प्रकार की, किस प्रकृति का व्यक्ति है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट को देख लेते हैं क्वेश्चन को। पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन कैसा हो जाता है? तो पुष्पित अशोक को देखकर लेखक का मन जो होता है उदास हो जाता है। लेखक के मन के उदास होने के क्या कारण को कौन जानते होंगे? तो लेखक के मन के उदास होने के कारण जो उसके ईश्वर हैं वही जानते होंगे, क्योंकि ईश्वर से ज़्यादा लेखक के मन को कोई नहीं समझ सकता है। लेखक कितना अनुमान लगा सकता है? लेखक थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता है, क्योंकि पूरा अनुमान लगाना तो उसके भी बस में नहीं है, क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं और किसी भी व्यक्ति की प्रकृति के बारे में हम पूरा हिसाब नहीं लगा सकते हैं। तो लेखक जो है थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता है। तो इस तरह से स्टूडेंट ये क्वेश्चन से जो कि हमने सॉल्व कर लिए हैं इस गद्यांश के। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो आइए स्टूडेंट अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन भी स्टूडेंट अशोक की फूल से लिया गया है। तो आइए पढ़ लेते हैं। रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव कहा। महामानव समुद्र कहा जाता है। विचित्र देश है वह। असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, यक्ष आए और गंधर्व आए। तो यहाँ पर जो है स्टूडेंट, यहाँ पर भारतवर्ष के बारे में बताया गया है कि भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। वो इसलिए जिस तरह से समुद्र के अंदर बहुत सारे जीव जंतु, बहुत सारे रत्न आभूषण मिलते हैं, उसी तरह ही भारतवर्ष में कई प्रकार की जातियाँ मिलती हैं और कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि विचित्र देश है वह, जो भारतवर्ष है वो विचित्र देश है, जिसमें असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आई और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपना हाथ लगा गई, कि जो हमारा आज का भारतवर्ष है उस सब में अपना सहयोग प्रदान किया इन सारी जातियों ने। असुर ने, आर्य ने, शक ने, हूण, यक्ष, गंधर्व, इन सब ने मिलकर हमारे भारतवर्ष को ये रूप प्रदान किया, जिसे हम हिंदू रीति कहते हैं, जिसे हम हिंदुस्तान कहते हैं। वे अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। यानी कि अनेक आर्य जो राजा थे और आर्यतर पूरी आर्य भारत था, उसके उपादानों, उनकी जो अमूल्य योगदान था, उसका अद्भुत मिश्रण कौन है? भारतवर्ष है। एक एक पशु, एक एक पक्षी ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। जो एक एक पशु है जो कि कई सालों से जीवित रहते हैं, और एक एक पक्षी जो कई सालों से जिंदा है, वो अपनी यादों में, स्मृतियों में भार लेकर हमारे सामने आते हैं, एक नए रूप में, एक नई परिवर्तन को लेकर। तो अशोक की भी अपनी स्मृति और परंपरा है। तो अशोक की भी एक अपनी याद है, एक अपनी संस्कृति, एक अपनी परंपरा है, जो कि नवीन रूप में हमारे सामने समय के साथ बदलाव के सामने आती है, उपस्थित होती है। तो इस तरह से इस गद्यांश का अर्थ था। तो चलिए अब हम इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन है, प्रस्तुत पद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो पाठ का नाम है अशोक की फूल और लेखक का नाम है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आइए स्टूडेंट रेखांकित अंश को देख लेते हैं हम। रेखांकित अंश है, रविंद्रनाथ ने
इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा जाता है। यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर ने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। वो इसलिए दी है कि जिस तरह से समुद्र के अंदर बहुत सारे अमूल्य बहुमूल्य रत्न, आभूषण, सीप और जीव जंतु पाए जाते हैं, उसी तरह से भारतवर्ष में अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, अनेक प्रकार के लोग पाए जाते हैं। तो जिस तरह से उन्होंने भारतवर्ष को महामानव समुद्र की संज्ञा दी है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती है? तो भारत में कई प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं और जातियाँ आर्य, हूण, शक, गंधर्व ये सब हैं और भी अनेक प्रकार की। तो आपको यही लिखना है, भारत में अनेक प्रकार की जातियाँ पाई जाती हैं, जातियाँ आई। हिंदी रीति नीति किन उपादानों का मिश्रण है? तो हिंदी रीति जो है वो अनेक आर्य और आर्यतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशु पक्षी किनका भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है? तो पशु पक्षी स्मृतियों यानी कि यादों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है, क्योंकि पशु पक्षी जानते हैं कि पुरानी परंपरा किस तरह की है और वो किस तरह की रही है। तो ये जो पशु पक्षी हैं स्मृतियों का भार लेकर हमारे सामने उपस्थित है। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भारत में कितनी जातियाँ पाई जाती हैं या जातियाँ आई? तो वैसे तो कई जातियाँ आई और कई जातियाँ पाई जाती है। तो आपको जातियों में जो लिखना हो तो ये लिख सकते हैं आप, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, यक्ष आए, गंधर्व आए। ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ आईं। तो इस तरह से इसका जो आंसर है आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट मैंने आज आपको 5 गद्यांश जो है जो हल करवा ली हैं। तो चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी गद्यांश को लेकर आऊँगी जो कि अनसॉल्व्ड है। तो मैं बहुत जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेकर। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।